हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग उदारवाद को पढ़ेंगे, जानेंगे उदारवाद क्या है, इसके अर्थ को जानेंगे, इसकी परिभाषा और विशेषताएं को जानते हुए इसके सिद्धांत को भी पढ़ेंगे और सिद्धांत को पढ़ने के बाद इसकी आलोचना भी जानेंगे। क्या है कि सिद्धांत है, विशेषता है, तो इसकी क्या आलोचनाएं जो है हुई है उदारवाद का, और फिर लास्ट में महत्व को पढ़ते हुए एंड करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उदारवाद क्या है। उदारवाद जो है अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इसे जो है लिबरलिज्म भी कहा जाता है, ये इंग्लिश में है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी से हुई है, जबकि हम लोग जानते हैं कि लिबर्टी मीन स्वतंत्रता होता है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी से, तो इस दृष्टि से यह स्वतंत्रता से भी संबंधित हो सकता है या होगा या है। इस अर्थ में फिर उदारवाद का भी तो अर्थ बदल सकता है, क्योंकि जहाँ लिबरलिज्म है और फिर उसी के रूप में जो है लिबर्टी, तो लिबरलिज्म जो है उदारवाद है और फिर इसे अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी भी कहते हैं। तो लिबर्टी से जो है स्वतंत्रता से संबंधित हो जाता है। तो इस अर्थ में हम उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत से ही लगा सकते हैं। लिबरलिज्म जो है शब्द लैटिन भाषा के लिबरलिस शब्दों से संबंधित माना जाता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का भी अर्थ वही होता है जो कि लिबर्टी का होता है। आइए जानते हैं कि लिबर्टी, ये उदारवाद का परिभाषा क्या है। उदारवाद को परिभाषित करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उदारवाद अनुदारवाद का उल्टा नहीं है, क्योंकि यह अनुदारवादी किसी भी प्रकार के परिवर्तन का तीव्र विरोध करते हैं, जबकि उदारवाद जो है उन परिवर्तनों के समर्थक हैं जिनसे मानवीय स्वतंत्रता का पोषण होता है। यहाँ पे जो है कुछ समझने वाला पॉइंट है कि उदारवाद को परिभाषित करने से पहले हमें ये जानना है कि उदारवाद अनुदारवाद का उल्टा नहीं है। जैसे उदारवाद हुआ तो अनुदारवाद इसका अपोजिट होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अनुदारवादी किसी भी प्रकार के परिवर्तन का तीव्र विरोध करते हैं। कौन? अनुदारवादी। जबकि उदारवादी जो है उन परिवर्तनों के समर्थक हैं। उदारवादी परिवर्तन चाहता है, लेकिन ये जो है मानवीय स्वतंत्रता का पोषण रहित होना चाहिए, पोषण युक्त होना चाहिए। उस टाइप का जो ये परिवर्तन चाहते हैं कौन? उदारवादी। तो उदारवाद के बारे में कहना भी गलत है कि यह व्यक्ति है, यह व्यक्तिवाद है। 19वीं सदी के अंत तक तो उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई विशेष अंतर नहीं था। व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को ही उदारवाद कहा जाता था। ये 19वीं सदी की बात है कि व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, ये जो है उदारवादी का कहना था। लेकिन आज जो है व्यक्ति के बजाय समाज के कल्याण पर ही जोर देने की बात को उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इस तरह उदारवाद और लोकतंत्र भी समानार्थी नहीं है, क्योंकि उदारवाद का मूल लक्ष्य स्वतंत्रता है, जबकि लोकतंत्र का समानता से है। तो सत्य तो यह है कि उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है, जो कि बहुआयामी होता है, यानी चारों तरफ होता है, चारों क्षेत्र में होता है, अर्थात जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। और उदारवाद को परिभाषित करते हुए मैकगवर्न ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में
उदारवाद को अलग अलग तत्वों का मिश्रण है। उनमें से एक है लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। को क्या कहा है मैकगनबर्न ने कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जो उदारवाद का अलग अलग तत्वों का जो मिश्रण है, उनमें से एक है लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। तो जान लेते हैं कि उदारवाद की परिभाषा क्या हो सकता है। परिभाषा से ही उदारवाद के बारे में सटीक विश्लेषण हो सकता है। इस संबंध में डेरिक हीटर ने कहा है कि स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता क्या है? उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। आगे जो है हेरोल्ड लॉस्की ने कहा है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है, अर्थात चित्त प्रकृति है। ये हेरोल्ड लॉस्की ने कहा है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है, अर्थात इसे जो है हम चित्त प्रकृति कह सकते हैं। एक दो विद्वानों की परिभाषा और जान लेते हैं, जिससे कि उदारवाद का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा ना होकर किसी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण, यानी कि कुछ देशों में जो व्यक्त किया जाता है तो व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी जो चिंतन होता है, चिंतन धाराओं से मुक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। क्या कहा है डॉक्टर आशीर्वादम ने कि उदारवाद एक क्रमबद्ध नहीं है, क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। जैसे युग जो है, जैसे क्रमबद्ध है कि सतयुग आया, फिर त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, फिर आगे क्या आएगा, तो इस तरह से क्रमबद्ध नहीं है, बल्कि जो किसी निर्दिष्ट युग में, यानी कि किसी भी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में जो व्यक्त किया जाता है तो उसी को जो है चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। सबसे सटीक जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने कहा है कि दर्शन या विचारधारा के रूप में उदारवाद की परिभाषा प्रशासन की रीति और नीति के रूप में समाज के संगठनकारी सिद्धांत और व्यक्ति व समुदाय के लिए जीवन पद्धति में स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध विचारों के रूप में की जाती है। उदारवाद। सारटोरी ने कहा है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार है। ये सारटोरी ने कहा है। अब हम जानते हैं कि ये उदारवाद का विकास कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ये उदारवाद आया कहाँ से, इसकी जो अवधारणा का जो बीज है ये यूनानी विचारक सुकरात एवं अरस्तु के चिंतन में ही सबसे पहले देखने को मिला है। सबसे पहले इन यूनानी चिंतकों ने ही चिंतन की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विचार का प्रतिपादन किया था। मध्य युग में ईसाईयत के धर्म गुरुओं ने दास्ता का विरोध एवं धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करके उदारवाद के सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ विचारकों का मत है कि उदारवाद का उदय सबसे पहले प्रभुत्व और बाद में राजनीतिक प्राधिकारवाद की शक्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जिसने कि व्यक्तिवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहा था। इस नाते यह पहले पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों में प्रकट हुआ, जिनका की उद्देश्य मनुष्य को धार्मिक अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करना
और उसके प्राचीन युग के जिज्ञासु भावना का संचार करना था। यह प्रभुसत्तात्मक राष्ट्र राज्य के समर्थन में भी प्रकट हुआ है। तो उदारवाद का जो विकास होता है, ये सबसे पहले यूनानी विचारक जो सुकरात है, जो कि प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और अरस्तु के गुरु प्लेटो, और अरस्तु के गुरु प्लेटो, और फिर सिकंदर के गुरु जो कहा जाता है कि अरस्तु है, ये सब यूनानी विचारक है। तो सबसे पहले इन्हीं के दिल दिमाग में आया, और ये जो है स्वतंत्रता के माध्यम से कि व्यक्ति को जो है स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से जो है इन्होंने विचार का प्रतिपादन किया था। फिर मध्य युग आता है। मध्य युग में जो ईसाई धर्म के जो संस्थापक होते थे, जो पोप लोग होते थे, पोप ने भी उदारवाद का समर्थन किया था। उसके बाद फिर राजनीतिक प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ते चला गया, वैसे वैसे उदारवाद का जो दृष्टिकोण है बदलते गया, और बदलते बदलते फिर पुनर्जागरण का आता है। फिर जो 15वीं शताब्दी में जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने पूर्ण रूप से उदारवाद का समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने जो है जो मध्य युग में जो धार्मिक प्रवृत्ति था, धार्मिक और फिर राजनीतिक, इन दोनों ने जो है उदारवाद को ज़्यादा जो है उभरने नहीं दे रहा था। लेकिन मैकियावेली ने भी अपने बुक के माध्यम से या अपनी पत्र पत्रिका के माध्यम से स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने व्यक्तिवाद पर ज़्यादा जोर दिया, और जहाँ व्यक्तिवाद का जो समर्थन करेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि उदारवाद जो है उसमें आएगा ही। तो ऐसे ऐसे जो है ये उदारवाद का जो है विकास होता है। इसका जो कारण था कि आधुनिक राज्य पोप के सर्वशक्तिमान अधिकार के विरुद्ध संभावित चुनौतियों के रूप में उभर कर आया, जो कि निरंकुश तंत्र का साकार रूप बन गया था। जब राजसत्ता निरंकुशवाद के मार्ग पर अग्रसर हुई, तो उदारवाद जो है राजसत्ता के आलोचक के रूप में उभरा। इसका उदाहरण हमें आधुनिक युग के उन सभी जन आंदोलनों को देखने को मिलता है जो कि नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया था। और उदारवाद के विकास के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न पूंजीपति वर्ग को आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा करने की छूट मिल गई, जिसके कारण उदारवाद जो है तेजी से विकास हुआ। इसी कारण लॉस्की ने कहा कि मध्य काल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद की उत्पत्ति हुई। पुनर्जागरण काल में यह बौद्धिकता के विकास के कारण धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त करने के प्रतिनिधि के रूप में विकसित हुआ। धर्म सुधार आंदोलनों ने व्यक्ति को ही राजनीतिक चिंतन का केंद्र बना दिया। चर्च की सत्ता का लोप हो गया। जो चर्च लोग जो होते थे, चर्च में जो पोप लोग होते थे, उन्होंने जो है उदारवाद के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस नहीं डालता था, क्योंकि वो जो है व्यक्तिवाद या व्यक्ति के स्थान पर ईश्वर को जो है स्थापित करते थे, धर्म को स्थापित करते थे कि जो है धर्म ही है, व्यक्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आधुनिक युग आया, आधुनिक युग में भी कई विचारक आए, कई विद्वान जो है उदारवाद का समर्थन किया, स्वतंत्रता का समर्थन किया और व्यक्तिवाद का भी समर्थन किया कि जो है व्यक्ति ही है, व्यक्ति ही सब कुछ है। तो इसीलिए जो है ये दास्ता व्यक्ति जो है चर्च की दास्ता से मुक्त हो जाता है और चर्च की निरंकुश सत्ता का भी अंत हो जाता है। आधुनिक युग में यह निरंकुश सत्ता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया या आंदोलन का प्रतिनिधि है, जिसने कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित करता है। इसी तरह जो है उदारवाद का ये होता है। एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति, एडम स्मिथ की पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र का विद्वान है। इन्होंने राष्ट्रों की संपत्ति 1776 में प्रकाशित होता है, जो कि अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र, यानी कि जो अमेरिका की जो स्वतंत्रता के जो मैनिफेस्टो है
उसी समय इन्होंने प्रकाशित किया और आर्थिक उदारवाद की बाइबल माना जाता है। मार्क्सवादी उदारवाद का विकास बेंथम और जेम्स मिल के द्वारा किया गया। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉ में भी उदारवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रूसो ने भी कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह उसके पैरों में जंजीर लग जाता है। तो इन्होंने जो है उदारवाद का समर्थन करते हुए उसका जो है विरोध किया था। लेकिन ये जो उदारवाद के प्रति उसके आग्रह को व्यक्त करता है, लॉक ने भी कहा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा भी उदारवादी दर्शन से सरोकार रखती है। टी.एच. ग्रीन भी 20वीं सदी के उदारवाद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 20वीं सदी का उदारवाद अपने प्राचीन रूप से विशेषताएं समेटते हुए समसामयिक या आधुनिक उदारवाद निर्वाध व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है। आधुनिक उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के साथ साथ उसके संबंध एक कार्यक्षेत्र के बारे में भी सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। आधुनिक समय में उदारवाद व्यक्ति के बजाय समाज के हित को प्राथमिकता देता है। इसी कारण आज राज्य को कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी विचारक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे इसके लिए राज्य को मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कुछ हनन ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार नवीन उदारवाद का दृष्टिकोण राज्य के प्रति सकारात्मक है, न कि नकारात्मक। तो ये हम जाने कि उदारवाद क्या है, इसके अर्थ को समझे, इसकी परिभाषा को जाने, विशेषता भी जाने। अब जो है हम ये उदारवाद के विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ उसे हम जाने। अब जो है उदारवाद की विशेषता और सिद्धांत को पढ़ेंगे। विशेषता और सिद्धांत में हमें वही बात मिलेगा, वही चीज हमें पढ़ने को मिलेगा जो कि प्रारंभिक युग में, मध्य युग में और आधुनिक युग में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें राजनीति में, समाज में जहाँ भी है, जिस देश में जितने अच्छा संस्थान है जिसके माध्यम से उस देश के राजनीतिक, सामाजिक सारे क्षेत्र में जो है खुशहाली रहता है, तो उन सारी बातों को हम विशेषता और सिद्धांत में रखेंगे। और हम यही समझते हैं और हम लोग यही समझेंगे कि जो भी अच्छाई है वो सारे चीज जो है विशेषता है। आइए हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला है मानवीय स्वतंत्रता का समर्थक। उदारवाद की जो पहली विशेषता है, जो प्रमुख विशेषता है या सिद्धांत भी कहिए, वो क्या है कि मानवीय स्वतंत्रता का समर्थक, यानी मानव का जितना भी स्वतंत्रता है वो सारा उदारवाद है। उदारवाद का यह मान्यता भी है कि स्वतंत्रता जो है व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। इसका मानना है कि मनुष्य अपने विवेक के अनुसार कार्य करने एवं आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। इसी कारण उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण व्यक्तिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। दूसरा है मानवीय विवेक में आस्था, यानी कि मानव में जो विवेक होता है, कहा जाता है कि मानव जो है आसुरी प्रवृत्ति का नहीं है, मानव में विवेक भी है, बुद्धि भी है, अच्छाई भी है, गुण भी है। उसमें जो है उदारवाद आस्था रखता है। उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने अपने विवेक से ही आरंभ से लेकर आज तक जटिल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के बीच विकास एवं मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित करता है। मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर ही स्थापित परंपराओं का अंधानुकरण करने की बजाय पुनर्जागरण का सूत्रपात किया है। तीसरा है कि प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। जितने भी प्राकृतिक अधिकार है जो कि कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है,
उन सारे अधिकारों पर जो है मानव का अधिकार है, ऐसी धारणा उदारवाद का है। इनका मानना है कि जीवन जो है संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। जीवन और संपत्ति ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिक, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्त प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल होता है। इस संबंध में हॉब्स ने भी कहा है अपनी पुस्तक के माध्यम से कि लिबरलिज्म में 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। कौन? हॉब्स ने। आगे है इतिहास। इतिहास तथा परंपरा का विरोध। कौन किया है? इतिहास तथा परंपरा का विरोध। ये जो है उदारवाद कहा जाता है कि इतिहास में जितनी भी बातें हैं, चीज़ें हैं, घटना है, परिघटना है, इन सब का जो है उसकी जो परंपरा है, परंपरा मीन्स जो नियम है, उन सब का उदारवाद क्या करता है? विरोध करता है। उदारवाद ऐसी परंपराओं एवं ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं है। मध्य युग में उदारवादियों ने उन सभी धार्मिक परंपराओं का विरोध किया था जो सभी के विशेषाधिकारों की पोषक थी। उदारवाद का उदय भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था और राज्य एवं चर्च की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भी होता है। आगे है धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। उदारवाद क्या करता है? धर्मनिरपेक्ष में विश्वास करता है, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष को नहीं मानता है, वह धर्मनिरपेक्ष को मानता है। उदारवाद जन्म से ही मध्य युग में रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च और राजा दोनों क्या करते थे? व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों की आड़ में अत्याचार करता था। चर्च और राज सत्ता की गठबंधन ने व्यक्ति को महत्वहीन बना दिया था। इसलिए उदारवाद की वकालत करने वाले सभी समाज सुधारकों एवं विचारकों ने धार्मिक अंधविश्वासों के पास से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का प्रचार किया। इसमें जो है मैकियावेली सबसे कारगर रूप से जो है प्रचार किया था। बोधा है, हॉब्स है, इन सारे विचारकों ने जो है इसका विरोध किया था। आगे है आर्थिक क्षेत्र में जो है यथासंभव अथवा अहस्तक्षेप नीति का समर्थन। आर्थिक क्षेत्र में जितना से कम जो है इसमें हस्तक्षेप हो। उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। उनका मानना यह भी है कि आर्थिक क्षेत्र में समाज और राज्य की ओर से व्यक्तियों के उद्योगों और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को इस बात की छूट मिलनी चाहिए कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय करे और उसमें पूंजी लगाए। व्यवसाय के संबंध में राज्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। आगे है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन है। कौन? उदारवाद। उदारवाद जो है राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, इन सब का विरोध करके लोकतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन करता है। आगे है कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन। अभी के समय में जो है जितने भी लोकतंत्रीय देश है, सारे देश जो है लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन करता है और इसे अपनाता भी है। उदारवाद के आरंभिक काल में ही उदारवादी विचारक और समर्थक जो है मानवीय जीवन के राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया था। राज्य यानी सरकार, उसका जो है मानना था कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है एवं मानवीय स्वतंत्रता पर कुठारघात करता है। ये जो है उदारवादियों का मानना था। आगे है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन। राष्ट्र जो आत्मनिर्णय ले सकता है उस सिद्धांत का समर्थन करता है और कोई भी राष्ट्र अपना निर्णय स्वयं जो निर्णय लेता है तभी ले सकता है जब जो देश संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है कि जो देश आंतरिक और बाह्य क्षेत्र से स्वतंत्र है। तो ऐसी धारणा जो है उदारवादी प्रवृत्ति का था। आगे है कि व्यक्ति साध्य तथा राज्य जो है साधन है। उदारवाद जो है हम लोग शुरू में ही देखे
कि जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण समझता है, न कि राज्य को। यानी जो सरकार है या शासन है उसको सिर्फ साधन मानता है, व्यक्ति ही सर्वोपरि है, ऐसा जो है उदारवादियों का मानना था। आगे है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए, न कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जो है उदारवादियों का मानना था। आगे है कि संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। उदारवाद जो है संविधान में जो भी शासन है यानी विधि के शासन को जो है उन्होंने समर्थन करता है, और जहाँ विधि के शासन का अभाव है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है और समाज में अराजकता फैलता है, ऐसा जो है उदारवादियों का मानना था। आगे है विश्व शांति में विश्वास चाहता है कि पूरे विश्व में जो है शांति हो, ऐसा जो है उदारवादियों का मानना है, ऐसा जो है उदारवादियों का विश्वास है। उनका यही मानना है कि जो विश्व बंधुत्व की भावना प्रबल समर्थन करता है कौन? उदारवाद। उनका ये मानना रहता है कि विश्व जो है समाज के विकास से ही प्रत्येक देश का भला हो सकता है, इसीलिए वे एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखंडता व सीमाओं का आदर करने पर बल देता है, न कि हस्तक्षेप करने पर। अब जो है इतनी बातों को जानने के बाद जो सिद्धांत और विशेषता को जाने, तो इस सिद्धांत और विशेषता का कई विचारकों ने इसका आलोचना किया है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत है या कोई भी काम है, चाहे सरकार हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न करे। हम लोग जो है गांधी जी के बारे में भी जानते हैं कि गांधी जी का लगभग जो है होल लाइफ का 3 पार्ट जो है देश को स्वतंत्र कराने में ही अपना जो है जीवन को व्यतीत किया। उसके लिए धरना, आंदोलन, भूख हड़ताल। हमें तो लगता है क्या कि पूरे लाइफ का आधा लाइफ जो है उन्होंने भूख हड़ताल में ही लगा दिया होगा और किन प्रकार जो है देश को आज़ाद कराया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों के लिए गांधी जी अच्छे ही हैं। अगर सारे लोगों के लिए अगर अच्छे होते तो गांधी जी को कोई गोली से नहीं उड़ाते, उसे जो है अपने एज के अपने लाइफ को जी करके जो है अपना डेथ करते, लेकिन उन्हें क्या किया गया? उन्हें गोली से मारा गया। तो जाहिर सी बात है, आइए आलोचना भी देखते हैं। और ये उदारवाद क्या है? उदारवाद का भी बहुत लोग समर्थन करते हैं, तो बहुत लोग जो है इसका आलोचना भी किया है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों ने इनका आलोचना किया है और किस माध्यम से किया है और क्यों किया है, किन बातों के लेके उदारवाद की आलोचना हुई है। तो आलोचकों ने समकालीन उदारवाद पर जो प्रथम आरोप लगाया है वो रॉल्स जैसे विचारकों द्वारा वितरणात्मक न्याय पर नए सिरे से बल देने के कारण यह बुर्जुआ व्यवस्था का समर्थक है, जिसका निहितार्थ यह है कि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अधिक से अधिक जो है आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा जो है एडमंड बर्क का उदारवाद पर प्रमुख आरोप है। इन्होंने जो आरोप लगाया है कि यह इतिहास और परंपरा का विरोध किया है। सही में किया है, इतिहास और परंपरा का विरोध किया है। ये जो हमने ऊपर में देखा, तो किसी भी समाज और विचारक के लिए परंपरा व इतिहास से अचानक नाता तोड़ना ये बिल्कुल असंभव है और उचित भी नहीं है, ऐसा एडमंड बर्क का मानना है। तीसरी आलोचना अनुदारवादियों ने किया है। अनुदारवादी का आरोप है कि उदारवाद जो है समाज व राज्य को कृत्रिम मानता है। उदारवादियों की दृष्टि में संविदा द्वारा राज्य के निर्माण की बात स्वीकार करना और प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करना ये जो है हमें अच्छा नहीं लगता है, जो कि ये गलत है। आगे कहा है कि आदर्शवादियों का उदारवाद पर प्रमुख आरोप यह है
कि व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का विचार गलत है, लेकिन आधुनिक उदारवादी राज्य द्वारा नियमित स्वतंत्रता को ही वास्तविक स्वतंत्रता मान लिया जाता है। आगे जो है मार्क्सवादियों ने कहा है कि मार्क्सवादियों ने उदारवाद पर प्रमुख आरोप यह लगाया है कि यह ऐतिहासिक परंपराओं की उपेक्षा करता है, राज्य को कृत्रिम मानता है, व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन करता है तथा हस्तक्षेप या ये जो है कई प्रकार के नीति का जो है इन्होंने समर्थन किया है, जो कि उदारवादियों के लिए, मार्क्सवादियों के लिए सही नहीं है। अब जो है इतनी आलोचना होने के बाद जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि उदारवाद एक आदर्शवादी विचारधारा है। लेनिन तो सभी उदारवादियों को आराम कुर्सी पर बैठे रहने वाले मूर्ख कहता था। कौन? लेनिन। लेनिन जो है सभी उदारवादियों को आराम कुर्सी पर बैठने वाले मूर्ख कहा। कुछ विचारक ने इसे विरोधाभासी दर्शन भी कह दिया, लेकिन इन सब के बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि उदारवाद की जितनी भी सिद्धांत है, जितनी भी विशेषताएं हैं, सारा निरर्थक है। इसका अर्थ यह है कि उदारवाद महत्वहीन विचारधारा है, ऐसा नहीं है। उदारवाद के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव अधिकार, विधि का शासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, इन सारे सिद्धांतों को उसके महत्व को सिद्ध करने के लिए ही पर्याप्त है। मानवतावाद का समर्थन होने के कारण आज भी उदारवाद शाश्वत महत्व की विचारधारा है। स्वतंत्रता व समानता के आदर्श पर जोर देने के कारण यह सभी प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली वाले देशों में समर्थन प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति के विचार पर जोर देने के कारण यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अपना स्थान बना लिया है। ऐसा जो है उदारवाद के महत्व को दर्शाने वाले विचारकों का मानना है। तो हम कह सकते हैं कि उदारवाद की जितनी भी हमने विशेषताएं को देखे, सारा जो है हमें शाश्वत लगता है, सारा जो है हमें महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन कुछ लोगों को जो है कुछ आलोचकों को आलोचना जो है निकल जाता है, उसमें खराबी दिख जाती है, इसीलिए जो है आलोचना किया है। लेकिन महत्व में जो है उन आलोचनाओं का खंडन करते हुए हम भी कह सकते हैं, हम लोग भी कह सकते हैं कि उदारवाद जो है बिल्कुल भी महत्वहीन नहीं है। ये महत्व का चीज़ है, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात करता है, यह जो है स्वतंत्रता की बात करता है, यह जो है मानव अधिकार की बात करता है, विधि के शासन की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। तो इन सारी बातों से जाहिर है कि उदारवाद जो है महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।